नमस्कार दोस्तों, पूरे देश की राजनीति में आज हलचल रही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेके। आज वोटिंग भी होगी और अब चुनाव परिणाम भी आ गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए और विपक्ष की बड़ी उम्मीदें थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भाई बहुत बड़ा उलटफेर इस चुनाव में सामने आने वाला है। विपक्ष के कुछ नेता तो यहाँ तक भी उम्मीद लगाने लगे थे या उनके समर्थक उम्मीद लगाने लगे थे कि भी अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव परिणाम पलटा तो देश की सरकार भी पलट सकती है। लेकिन नतीजा वैसे ही रहा जैसा कि एनडीए के नेताओं को उम्मीद थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का 98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो लोग जिन्हें देश की जनता वोट देके लोकसभा में भेजती है, विधायक जिन्हें वोट देकर राज्यसभा में भेजते हैं, उनमें से 98% सांसदों ने आज मतदान किया। साथ ही पंजाब में जो बाढ़ आई और कई देश के कई जो राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, उस वक्त पंजाब के हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ी पहल की। शायद देश की पहली राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल होगी जिसने अपने सांसदों और विधायकों का एक महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए देने का ऐलान किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, विपक्ष की उम्मीदें एक बार फिर से ध्वस्त होगी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बड़ी उम्मीदें लग रही थी और समर्थक तो विपक्ष के ये भी कयास लगाने लगे थे कि भाई उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पलटा तो केंद्र की सरकार भी पलट जाएगी। असल में विपक्ष जो है, रणनीति तो विपक्ष से कुछ है नहीं। और ये जो चुनाव लड़ रहे थे, ये अंतर आत्मा जाग जा, रणनीति कोई नहीं। हर एक नेता विपक्ष का ये कह रहा था कि अंतर आत्माओं के हिसाब से वोट देंगे। सांसद क्यों देंगे भाई अंतर आत्मा के हिसाब से? ये रणनीतिक जीत है। ये एनडीए की जो रणनीति है, अचूक रणनीति जो हर चुनाव में होती है, उसी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा गया है और एक भारी जीत हुई है। 152 वोटों का अंतर रहा है। 452 वोट जो है सीपी राधाकृष्णन जी को मिली है। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से बधाई भी देता हूँ कि एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है और अब वो जो है उपराष्ट्रपति इस देश के होंगे। तो ये बड़ी जीत है और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं विपक्ष के लोग देखते रहे। हर चुनाव में इनका यही हाल होना। आगे बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार के चुनाव में यही हाल होगा इनका। कुछ ही कर लें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हुए, सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कार्य किए जा रही हैं। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब आदमी को टच किया जा रहा है। यही सरकार में होता है और सब काम हो रहे हैं। हर आदमी आज अपना संतुष्ट महसूस करता है और सुरक्षित महसूस करता है कि भाई मोदी जी की सरकार में, या अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ महाराज जी की सरकार है, एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो सिर्फ मोदी जी को और योगी जी को सिर्फ फोटो जानता है कि भाई यहाँ मोदी जी की फोटो, वो भी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो भी, उसके दिमाग में भी भाव रहता है कि नहीं भाई, जब से सरकार आई है तब से हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं और कानून का राज स्थापित है। एक बड़ी बात होती है सभी सरकार के लिए। तो इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई। एनडीए पूर्ण बहुमत से आया और तभी से मान लो नीतीश कुमार जी हो गए, नायडू जी हो गए और आपका दल भी उसमें शामिल है, राष्ट्रीय लोकदल, जिनके समर्थन से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार। विपक्ष की उम्मीदें बार बार जागती है कि यार नायडू जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ जाएंगे, सरकार पलट जाएगी, अब एनडीए की है, फिर इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। तो ये जो इस बार जनता ने बहुमत देने में थोड़ी सी जो कटौती की बीजेपी को, उस वजह से उम्मीदें जागती है क्या विपक्ष की? हाँ, यही कारण है। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का लग गया तुक्का। मैं तो तुक्का कहूँगा।
क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारी इतनी सीटें गठबंधन की 43 सीटें आ जाएंगी। वे तो अपना जैसे उनकी 5 थी, कुछ थोड़ी सी और फालतू मानने तो 10 सीट आ जाएंगी, लेकिन कुछ तुक्का लगा जरूर है, कुछ रही कुछ कमी पेशियाँ, उनका सुधार जो है एनडीए ने किया। और ये आपने देखा होगा जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम लोगों ने 5 सीटें समाजवादी पार्टी की और 5 सीटें हमारे एनडीए की थी, और उनके बाद 2 सीटें रहेगी, 8 सीटें हमने उसमें जीत ली। तो वो जनता जो है, जनता को भ्रमित करके आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। वो आगे ने 2027 में मिलने वाला नहीं है, 2029 में मिलने वाला नहीं है, उससे बीच में चुनाव बिहार है और अन्य कई प्रदेशों के चुनाव है, पश्चिम बंगाल पे है, या इस बार सब कहीं एनडीए की सरकार बनेगी इस बार। इनका कुछ हासिल होने वाला नहीं, अपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे मना नहीं कर सकते हम, सपने देखने मन देख लें बेचारे। बिहार में जब से आप मतलब चुनाव आयोग एसआईआर लेकर आया है, तो चुनाव आयोग भी निशाने पे है, कहा जा रहा है भाई सरकार के इशारे पे काम हो रहा। और ये आशंका जो बिहार के चुनाव में इस वक्त एसआईआर को लेके है, अभी से जताई जाने लगी है कि भाई हालांकि चुनाव आयोग ने अब ऐलान भी कर दिया कि भाई पूरे देश में एसआईआर होगी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही करोड़ों वोट काटी जाएंगे क्या? और जैसे विपक्ष का आरोप है कि साहब ये तो वोट काट के वोट चोर गद्दी छोड़ बड़ा अभियान चलाया विपक्ष ने, तो ऐसे ही यूपी में भी वोट कटेगी क्या और उसी हिसाब से सत्ता कब्जाई जाएगी क्या, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखो ऐसा है, जो चुनाव आयोग है वो इंडिपेंडेंट संस्था है और उसको अधिकार है रिफॉर्म करने के। वो वोटिंग पैटर्न में एक रिफॉर्म कर रही है। भाई एक बात बताओ, मान लो किसी व्यक्ति की गांव में वोट है, शहर में वोट है, या किसी दूसरे प्रदेश में वोट है, तो वोट तो एक ही जगह रहनी चाहिए ना। तो ऐसी वोट अगर कट रही हैं तो उसमें सभी कट रही है, उसमें दिक्कत क्या रही विपक्ष? मैंने आपको क्या कहा, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर पड़ के बैठ गए कि भाई ये तो आप लोग ही वोट काट रहे हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग वोट काट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी हिंदू पक्ष की भी 2 वोट हैं, 3 वोट हैं, तो उसकी भी कट रही है। किसी अन्य समाज के जिनकी वो बात करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनकी भी कट रही है, सभी कट रही है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी विशेष वर्ग की वोट काटी जा रही है। एक रिफॉर्म उसमें किया जा रहा है कि भाई जो है वोट जो है एक ही जगह होनी चाहिए ना, जहाँ भी हो मत अधिकार एक व्यक्ति एक ही जगह करे, ये आयोग चाहता है उसमें। तो इसके अलावा कोई और मुद्दा तो नहीं, किसी और पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, किसी और मुद्दे पे कोई बात विपक्ष नहीं कर रहा, सिर्फ इसी पे कर रहा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इसके अलावा सोच रहे इस बहाने कुछ हासिल हो जाए, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी बिहार में चुनाव होने वाला है, वहाँ एक तरफा चुनाव आएगा और इस बार एक तरफा एनडीए की सरकार बनेगी। यूपी की तरफ चले तो अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और पता नहीं क्या क्या बचाने के नारे वो दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को देने जा रही है? कोई चुनौती नहीं है। ये गठबंधन 2017 में था इनका, कांग्रेस का और सपा का। एमएलए आए थे 40-45 मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई चुनौती नहीं है, ये प्रदेश की जनता सब जानती है। सबको सुरक्षा चाहिए, सबको काम चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, वो सब लोगों को सब चीज़ मिल रही है। जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, जो अपेक्षित होता है, जो सरकार से अपेक्षा करता है, उम्मीद करते हैं, उसकी हर चीज़, हर बात जो है सरकार पूरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सरकार को लोग भूले नहीं है। जो इनका कार्यकाल रहा 2012 से लेकर 17 तक, क्या तांडव इन्होंने मचाया है। उस टाइम जो है ये आरक्षण की और संविधान की आवाज बचाने की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संविधान प्रहार इन्होंने करा, सबसे ज़्यादा आरक्षण प्रहार समाजवादी पार्टी ने करा। कानून के रखवाले पुलिस, पुलिस को बोनट पर बैठा के पिटक रहे थे, ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। थाने जो है थानेदार ने चला कर था, कोई और चलाता था। आज जो है महाराज जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में, थाने को थानेदार चला रहा, जिले को एसपी चला रहा। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी सरकार को बेदखल भी कर देती है, और किसी की सरकार को, अगर कानून व्यवस्था अगर आपकी अच्छी है, तो किसी सरकार को दोबारा फिर मौका देती है।
जो महाराज जी की सरकार दोबारा आई है वो कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, इसलिए 22 में आई है, इसलिए 27 में भी आएगी, इसलिए 32 में भी आओगी। और अगर गए 47 तक का वो तो 47 तक कह दूं। 47 में तो विकसित उत्तर प्रदेश बना देंगे आप, ये टारगेट सब कुछ 2047 पे ले जाकर क्यों थाम रहे हैं आप? इस पे भी देखो एक बात सुनो, मान लो देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या महाराज जी ने कम से कम कोई नेता देश के विषय में सोच तो रहा, वो ये कह तो रहा भाई हमारी मंशा यह है कि हमारा देश 2047 में जब हम देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हमारा देश जो है उस समय विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होना चाहिए। ये सोच तो है नेताओं की। और इनकी सोच क्या है समाजवादी वालों की? 27 में किस तरह सरकार बन जा और अपना लूटपाट कर ले। इनकी सोच यह है, इन्हें 27 तो का मतलब नहीं, इन्हें तो मतलब सरकार है बख्शी डाल। हमारा मकसद सरकार से 47 में सरकार बीच में पता नहीं हमारा रहेगी नहीं रहेगी, लगातार हम लोग रहेंगे, लेकिन हमारा विजन ये है कि हमारे जिस देश में हम रहते हैं वो देश भी विकसित होना चाहिए। हमसे बाद में जो देश आज़ाद हुए वो आज विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री कहला रहे हैं, और हम लोग आज भी विकासशील देश में रह रहे हैं। तो कम से कम नेताओं ने सोचा तो, प्रधानमंत्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए और महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना। कम से कम उन्होंने इस दिशा में सोचा था, उन्होंने एक मोटिव जनता को दिया है, देश की जनता को एक मोटिव दिया है कि भाई हमें अपने देश के लिए हमारा सबका योगदान होना चाहिए। सरकार का जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमारा सहयोग होना चाहिए कि हम लोग जो है इस देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करें। ये बड़ी बात है। पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, हालांकि कई दूसरे राज्य भी है, लेकिन पंजाब से जिस तरह की तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं वो वाकई दिल को एक तरह से दहलाने वाले हैं। प्रकृति का ऐसा प्रकोप शायद बहुत सालों बाद इस देश ने देखा होगा, पंजाब ने तो खास तौर पे। राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी शुरुआत की अपने सांसदों और विधायकों का एक महीने का वेतन देने की। इसके साथ भी आप लोग सहायता राशि लगातार भेज रहे हैं, तो किस तरीके से इस मुहिम को देखते हैं आप? मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से आदरणीय चौधरी जैन जी का। और ये बात भी मैं कह सकता हूं कि देश में राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जो हमेशा किसान की, युवाओं की, दलित वंचित की बात करता है। और सबसे पहले पहल करी आदरणीय चौधरी जैन जी ने, अपने विधायक सांसदों को निर्देशित किया कि भाई आप जो है बाढ़ पीड़ित जो हमारे लोग हैं उनके लिए आप अपने जो वेतन आपको मिलता है, वो जनता की गाड़ी कमाई के बाद मिलता है आपको, उसमें से एक माह का वेतन आपका योगदान करो आप उनके लिए। तो ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपद हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब में बाढ़ के हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए, मतलब जो वहाँ ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, और तमाम सभी किसान मजदूर लोग हैं जो उससे आहत हुए हैं। तो सभी उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय लोकदल अपना हाथ आगे बढ़ाया है, और किसान ट्रस्ट के माध्यम से उनको लगातार जो है राहत सामग्री भी हम लोग जो है भेज रहे हैं। अभी शामली से भी 2-3 ट्रक हमने भेजे, दिल्ली से भी बहुत सारी कई गाड़ियाँ गई हैं, और लगातार राहत सामग्री भी हम लोग भेज रहे हैं। और उसके अलावा जो सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो हमने आदरणीय चौधरी जैन जी के माध्यम से वो सहयोग भी बाढ़ राहत कोष में हमने करने का काम किया है। तो ये बड़ी पहल है जो राष्ट्रीय लोकदल ने की, अब सब लोग कर रहे हैं। क्या पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता भी इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे? हाँ, जैसे कल हम लोगों ने किया, तो आज सैकड़ों लोग आज चौधरी साहब के पास गए अपना आप ही कि जी हम भी सहयोग करना चाहते हैं, हम भी सहयोग करना चाहते हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और देखो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश में कम से कम एक ये अच्छी बात है, जब देश में कहीं भी कोई हिस्सा किसी भी रूप में कहीं मुसीबत में होता है, तो देश की ये भावना रहती है कि हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा हमारे देश के लोगों में है, और ये परंपरा रहनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने ये नई शुरुआत की, तो क्या आप दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों से भी ऐसी ही उम्मीद करेंगे कि भाई पंजाब के जो किसान हैं, आम जन हैं जो पीड़ित है आज बाढ़ की इस आपदा से, वो भी आगे बढ़े? करना चाहिए। समाजवादी सत्ता माना चाहे 27 में, उन्हें कुछ करना चाहिए। विपक्षी दल वही है ना मुख्य, वही भी तो कुछ करें, करना चाहिए ना भाई। राष्ट्रीय लोकदल के तो मान लो एमएलए बेचारे कम है, हमारे चारों सदनों में सदस्य हैं, लेकिन संख्या तो कम है, लेकिन हमारा भाव देखो कितना बड़ा है। लोकदल के नेता का भाव देखो कितना बड़ा है, उनका भाव देखो आप। किसी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया कि हम भी एक माह का वेतन देंगे? आया कोई बयान?
नहीं आने का, ना देने का ना आने का। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो है महापुरुष अंबेडकर की फोटो पे फूल चढ़ाओ जाएंगे, झूठ फूल चढ़ावे, दिल से चढ़ाते नहीं, बस अपना हाथों चढ़ा जयराम जी की, ऐसे चौधरी चरण सिंह की। तो ये महापुरुषों का सम्मान भी दिल से नहीं करते, उनकी नीतियों पर चलना नहीं चाहते, सिर्फ उनकी फोटो पे माला चढ़ाकर वोट लेना चाहते हैं। और वो उत्तर प्रदेश जनता, देश की जनता ने देने वाले नहीं बिल्कुल भी। चरण सिंह जी का आपने विशेष जिक्र किया, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए। हाँ, चौधरी चरण सिंह की ही देन है जो समाजवादी पार्टी आज है उत्तर प्रदेश में। लेकिन चौधरी चरण सिंह का कितना सम्मान करें, ये भी तो सामने है ना, कहाँ सम्मान करते हैं। चौधरी चरण सिंह की नीतियों में चलते हो, किसान की बातों में कर रहे हैं खाली बस, इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते हैं। जब सरकार थी इनकी समाजवादी पार्टी के लिए, किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ किया तो बताओ। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए गन्ने का पेमेंट ड्यू रहता था। जो इन्होंने मिल लगाई थी, बजाज की मिल, वो आज हमें भी परेशान कर रही है। इन्हीं की लगाई मिल है, वे इन्हीं के मित्र हैं, वे जिन्होंने किसानों को पेमेंट नहीं करा। अभी भी लगभग 120-21 मिलें पूरे प्रदेश में है, और जिसमें 14-15 मिलें जो है, 15-16 मिल जो है बजाज की हैं। बाकी सब मिलें पेमेंट कर रही है 100%, सबका पेमेंट हो चुका। सिर्फ बजाज की मिल परेशान कर रही है। उनमें कुछ मिलें हैं थोड़ा सा, महाराज जी उनको उनकी चुड़ी टाइट कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी व्यवस्था इस साल हम सही कर लेंगे। कोई मुद्दा इन पर गन्ने का भी छोड़ देंगे अगले साल। गन्ने का मुद्दा नहीं छोड़ने के, अब आप कोई मुद्दा नहीं छोड़ने का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का मुद्दा है, उसे खत्म कर देंगे इस बार। एक तरफा वोट एनडीए हो जाएगा, एक तरफा। भुगतान का ही खत्म कर दोगे, भाव का भी खत्म कर दोगे? सब खत्म कर देंगे, आप चिंता करो। सब जो लोगों ने सोच रखा है सब खत्म कर देंगे मुद्दे। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की जीत से उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि भाई आने वाले कई चुनाव तो विपक्ष की ताल नहीं बैठने वाली, सत्ता में एनडीए ही रहेगी। और राष्ट्रीय लोकदल ने जो मुहिम शुरू की, तो मंत्री जी सभी जनप्रतिनिधियों अपने सहयोग कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उसमें निशाना अब समाजवादी पार्टी पे भी साथ दिया है कि भाई किसान की बात करते हैं तो आज पंजाब का किसान बाढ़ से पीड़ित है, तो कहाँ है समाजवादी पार्टी के नेता? और गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर भी बड़ा भरोसा मंत्री जी ने दे दिया है।